10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। तो पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निजी हाउसिंग कॉम्प्लेक्सों में बूथ बनाने पर राजनीतिक दलों की सलाह नजरअंदाज की जाए। कुछ दलों ने ऐसे कॉम्प्लेक्सों में मतदान केंद्र से निवासियों की परेशानी की बात उठाई थी, जबकि अन्य लोग बुजुर्गों के लिए इसे सुविधाजनक मानते हैं। आयोग ने नाराजगी जताई कि जिलों से निजी मल्टी टावर कॉम्प्लेक्स की सूची नहीं भेजी गई। आयोग ने 16 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर सूची जारी होने के बाद तुरंत सर्वे का आदेश दिया है। यह सर्वे 31 दिसंबर तक पूरा कर ऊंची इमारतों, समूह आवास, आरडब्ल्यूए कॉलोनियों और 250 घर या 500 मतदाता वाले क्षेत्रों को कवर करेगा। निर्वाचन आयोग ने यूपी समेत 6 राज्यों में बढ़ाई एसआईआर की समय सीमा, जिसमें यूपी, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार शामिल हैं। तमिलनाडु और गुजरात में एनुमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि अब 14 दिसंबर और ड्राफ्ट रोल जारी करने की तिथि 19 दिसंबर तय की गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार में एनुमरेशन फॉर्म की समय सीमा 18 दिसंबर कर दी गई है, जबकि ड्राफ्ट रोल 23 दिसंबर को जारी होगा। उत्तर प्रदेश के लिए फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर और ड्राफ्ट रोल जारी करने की तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। एसआईआर को लेकर विवाद बना हुआ है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उन्हें एसआईआर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर निशाना साध रही हैं। वो राज्य के लोगों को उकसा रही हैं कि अगर एसआईआर में नाम कट जाए तो उस समय तक धरना दो जब तक नाम जुड़ न जाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो गीता पाठ किया है, गीता पाठ तो हम सब घर पर करते हैं जिसकी जब जरूरत होती है। ईडी ने उत्तर प्रदेश में कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े धन शोधन मामले में कई राज्यों में छापेमारी की। झारखंड, गुजरात और यूपी के 25 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल समेत कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई। लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर, रांची और अहमदाबाद में की गई। कफ सिरप के अवैध व्यापार से जुड़े 30 एफआईआर के आधार पर ईडी ने यह ऑपरेशन शुरू किया। कोडीन आधारित कफ सिरप की अवैध जमाखोरी, ट्रांसपोर्टेशन और क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग में कई शिकायतें दर्ज की गई थी। 1000 करोड़ रुपए से अधिक के इस मामले में शुभम जायसवाल फरार है, जबकि यूपी पुलिस 32 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। लखनऊ में भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर राजनीतिक हलचल तेज है। लंबे समय से लंबित उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीखें तय कर दी गई है, जो 13 और 14 दिसंबर को संपन्न होंगे। 13 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल होंगे, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे। 14 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चुनाव प्रक्रिया पूरी कर प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन कराएंगे। यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने की रेस में कुछ नाम इस समय चल रहे हैं। ओबीसी वर्ग में केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, बीएल वर्मा और यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह प्रबल दावेदार हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, राज्यसभा सदस्य बाबूराम निषाद के नाम भी चर्चा में हैं। जबकि ब्राह्मण वर्ग में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी के नाम पर अटकलें लगाई जा रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का आज लातूर में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने सुबह 6:30 बजे अपने निवास स्थान पर अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार शिवराज पाटिल का घर पर ही उपचार चल रहा था। देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पाटिल अपने लंबे राजनीतिक जीवन में केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री समेत कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। वो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल छकुरकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, वरिष्ठ राजनीतिक नेता श्री शिवराज पाटिल जी के निधन से हमने एक प्रख्यात जन व्यक्तित्व को खो दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक्स पर अपने शोक संदेश में पीएम ने उन्हें एक अनुभवी नेता बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, पाटिल जी सार्वजनिक मामलों के अपने व्यापक ज्ञान और समर्पित सेवा के लिए जाने जाते थे। उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं। इसी कड़ी में आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि अर्पित की। गोवा अग्निकांड मामले में नाइट क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को जल्द भारत लाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया अब तेज हो गई है। ये दोनों हादसे के बाद थाईलैंड भाग गए थे। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सौरभ और गौरव लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि जान को खतरे के उनके दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया गया और न ही मेडिकल आधार पर कोई नया रिकॉर्ड पेश किया गया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता ने 6 दिसंबर को देश छोड़ने का दावा किया, जबकि रिकॉर्ड के अनुसार टिकट 7 दिसंबर की रात 1:17 पर बुक हुआ और वो सुबह 5:20 की फ्लाइट से थाईलैंड रवाना हुए। कोर्ट ने माना कि घटना बेहद गंभीर है, जिसमें 25 लोगों की मौत हुई और आरोप भी संगीन है। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में आज एक बस सड़क से फिसलकर नीचे गिर गई और पलट गई, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक चित्तूर से पड़ोसी राज्य तेलंगाना जा रही बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत 37 लोग सवार थे। इनमें से 6 लोग सुरक्षित हैं। पुलिस अधीक्षक अमित बरदार ने बताया कि दुर्घटना एक दुर्गा मंदिर के पास चित्तूर मारेदुमिल्ली घाट सड़क पर सुबह करीब 4:30 बजे हुई। उन्होंने बताया कि घायलों में से 4 की हालत गंभीर है। बस यात्री चित्तूर से तेलंगाना के भद्राचलम में श्री राम मंदिर जा रहे थे। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दुर्घटना के पीड़ितों के लिए राहत राशि का ऐलान किया है। उन्होंने बताया, प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। संसद पर हुए हमले की घटना के दौरान शहीद हुए वीर सपूतों को आज राज्यसभा में श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान भाजपा के मदन राठौर ने सोशल मीडिया पर घटिया रील पोस्ट होने पर चिंता जताई। उन्होंने सदन में ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे साइहॉक 2.0 ऑपरेशन के दौरान करीब 1000 लोगों को पकड़ा। दिल्ली पुलिस ने आईएफएसओ यूनिट और जिला पुलिस के पिछले 48 घंटे में यह ऑपरेशन चलाया। इससे पहले ऑपरेशन साइहॉक 1.2 में भी 1500 साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। दिल्ली पुलिस ऑपरेशन साइहॉक पर आज पुलिस मुख्यालय में दोपहर बाद 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज इम्फाल स्थित नूपी लाल स्मारक परिसर का दौरा किया और मणिपुर की वीर महिला योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। थोड़ी देर में राष्ट्रपति सेनापति में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें वो जिले के लिए विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। बातचीत में सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की निरंतर मजबूती पर संतोष व्यक्त करते हुए व्यापार, महत्वपूर्ण तकनीकों, ऊर्जा, रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। वो इस दौरान विभिन्न सरकारी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। विजयपुरम के वेदनाबाद पब्लिक गार्डन में स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिमा का वो अनावरण भी करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह आयोजन सावरकर की प्रसिद्ध कविता सागरा प्राण तिलमल्ला के 115 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। डीजीसीए इंडिगो के परिचालन में भारी व्यवधान उत्पन्न करने के आरोप में 4 उड़ान परिचालन निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। विमानन कंपनी ने आज बेंगलुरु हवाई अड्डे से 50 से अधिक उड़ानें रद्द की हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक होटल में आग लगी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशों में जुटी हैं। होटल परिसर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
पूरा उत्तर भारत कोहरे और ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। एक तरफ जहां पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई जा रही है, तो दूसरी ओर मैदानी इलाकों में ठंड के साथ घने कोहरे ने पैर पसारने भी शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में अगले 24 से 48 घंटों के बीच बारिश के साथ बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। तापमान के हिसाब से मौसम विभाग का पूर्वानुमान देखा जाए तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत राजस्थान में अगले 2 दिनों तक पारा चढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने 13 दिसंबर को अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। हालांकि केरल में अब बारिश को लेकर कोई संभावना नहीं है। कर्नाटक में मौसम साफ रहेगा, लेकिन तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में बारिश की गतिविधियों का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों का सकारात्मक असर नजर आ रहा है। 2016 में AQI 200 से कम वाले 110 दिन थे, जो 2025 में बढ़कर 200 दिन तक पहुंच गए हैं। सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए CAQM के तहत सख्त कदम उठाए हैं और ग्रैप के विभिन्न चरणों में आवश्यक प्रतिबंध लागू किए हैं। औद्योगिक उत्सर्जन घटाने के लिए 3551 में से 1297 उद्योगों में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। पराली जलाने पर रोक के लिए पंजाब, हरियाणा और यूपी को 4090.84 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और 3.45 लाख फसल अवशेष मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। इन उपायों से पराली जलाने में 90% तक कमी आई है। बुलेटिन में फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शेयर बाजार में आज बढ़त दिखी। सेंसेक्स 350 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 85,150 पर खुला। निफ्टी में भी करीब 76 अंक की बढ़त है, ये 25,975 पर खुला। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG और Z47 की नई रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि भारत 2047 तक औद्योगिक महाशक्ति बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के GDP में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 17% से बढ़कर 25% तक पहुंचने का लक्ष्य है। रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, ऑटोमेटिक एवं इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा और फार्मा को 5 प्रमुख स्तंभ बताया गया है। रिपोर्ट में भारत की सेमीकंडक्टर मांग 2030 तक $117 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। अब देश में बिकने वाले 99% मोबाइल फोन भारत में ही बनते हैं, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI योजना की सफलता को दर्शाता है। इस रिपोर्ट में नोएडा, चेन्नई, होसूर और धोलेरा जैसे उभरते मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स और नॉन फॉसिल ऊर्जा क्षमता में समय से पहले हासिल हुई प्रगति को भी रेखांकित किया गया है। नीति आयोग ने गुरुवार को एक रिपोर्ट जारी कर भारत के कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार वर्ष 2030 तक 100 से 120 खरब रुपए से अधिक होने की संभावना जताई। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि इस रिपोर्ट में प्रस्तुत सिफारिशें केवल क्रमिक सुधार नहीं है, बल्कि भारत के कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने की रणनीति का हिस्सा है। और इस समय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। Today, the nation commemorates the Nupilal Memorial Day. Nupilal is a prime example of the power of female voice in bringing about positive social change. Ladies and gentlemen, Manipur has a rich cultural diversity with large number of tribal communities. I am happy to note that this diversity is also evident in the Senapati district. I am told that this district is home to several tribes. I have attended a reception at Tafu Naga village
where I was accorded a warm welcome by the representatives of tribal communities of Senapati district. I also interacted with the internally displaced persons. The Moram tribe is recognized as a particularly vulnerable tribal group. It is the only PBTG in Manipur. The unique culture and traditions of Moram tribe contribute significantly to India's tribal diversity. Therefore, this tribal community deserves focused attention, affirmative support, and sustained development efforts. Under PM Janman Mission, a series of initiatives have been launched. These are specifically designed in uplift PBTGs through improved access to healthcare, expansion of education, housing support, livelihood promotion, skill development, infrastructure creation in remote habitations. We have just witnessed the transformative work underway in this district under the PM Janman through a short film. I am confident that initiatives being undertaken under this mission will further improve the lives of tribal communities, especially the PBTGs. Ladies and gentlemen, dignity, security and growth opportunities for tribal communities of Manipur and ensuring their greater participation in the country's progress is a national priority. The Government of India is working closely with local leaders, civil society and communities to ensure that development in the Manipur is inclusive and sustainable. The Government of India is committed to ensure that development reaches every corner of the country. The government is giving special attention to the development of remote tribal regions. In recent years, the hill districts of Manipur have benefited from focused investments in areas such as road and bridge connectivity, including national highways and rural roads, healthcare, education, drinking water, and electricity supply. Livelihood programs such as skill training, SSGs, and Bandhan are improving the quality of life of people. These efforts are a reflection of the government's commitment to supporting tribal communities while respecting their unique identity and traditions. I am happy to have inaugurated various development projects. I am confident that these projects will contribute to strengthening education, security, healthcare, and community infrastructure of the area. I am also happy to have laid the foundation stones for institutional buildings. I hope that on completion, these initiatives will improve lives of thousands of families in the area and bring essential services closer to remote communities. Ladies and gentlemen, Manipur's strength lies in its diversity, its culture, languages, and traditions. The hills and the valley have always complemented each other, like two sides of the same beautiful land. I urge all communities to continue supporting the efforts for peace, understanding, and reconciliation. The Government of India recognizes the aspirations of the people of Manipur. I understand with total empathy your concern and your desire for a peaceful and prosperous future. I reiterate the Government of India's commitment to the well-being and progress of the people of Manipur, including the people of the region. Let us continue working together for a peaceful and prosperous Manipur. I wish a very prosperous and bright future for the people of Manipur.
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय मणिपुर। के सेनापति से अभी आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक कार्यक्रम में संबोधन दे रही थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत सरकार किस तरह से मणिपुर की जनता के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने पीएम जनधन मिशन का भी इस दौरान जिक्र किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से एक एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने प्रमुख सांख्यिकी प्रकाशन भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी हैंडबुक 2024-25 का 10वां संस्करण जारी किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली के कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 197वीं बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें क्षेत्र का विस्तार करने, इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्नत करने और सेवा वितरण के सुधार के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। भारतीय रेल ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं वर्तमान में सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से बिजली आवश्यकताओं की पूर्ति जारी है। सरकार का न्यायिक प्रणाली के डिजिटलीकरण पर जोर है। इसी के तहत पिछले 4 वर्षों में 7,210 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ई-कोर्ट परियोजना फेज 3 को लागू कर रही है। NIFTEM ने प्रमुख सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया है। PMKSY ने किसानों और उद्योग के सहयोग के लिए कोल्ड चेन और कृषि प्रसंस्करण अवसंरचना को बढ़ावा दिया है। MSME मंत्रालय PM विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण अनुमोदन में सुधार के लिए वित्तीय सेवा विभाग के साथ निकट समन्वय में काम कर रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय संचालन ने ऋण मंजूरी और संवितरण में सुधार के लिए कई प्रस्तावों और नीतिगत उपायों को मंजूरी दी है। पर्यटन मंत्रालय अपनी सेवा प्रदाता क्षमता निर्माण योजना के तहत हुनर से रोजगार तक उद्यमिता कार्यक्रम, कौशल परीक्षण और प्रमाणन पर्यटन जागरूकता कार्यक्रम संचालित कर रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार मौसम विज्ञान और महासागरीय सेवाओं से संबंधित रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए पुणे, नोएडा में हाईटेक सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं। आज सुबह जापान के उत्तर पूर्वी इलाके में 6.9 तीव्रता के भूकंप के तेज झटकों से लोग दहशत में आ गए। भूकंप के बाद अब जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने सुनामी एडवाइजरी हटा ली है। बांग्लादेश में आम चुनाव 12 फरवरी को होंगे, जिसके बाद मतगणना के नतीजे बांग्लादेश के लोकतांत्रिक भविष्य और सामाजिक स्थिरता की दिशा को निर्धारित करेंगे। तय तारीखों के मुताबिक 29 दिसंबर तक नामांकन किए जा सकते हैं। इसके बाद 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापसी 20 जनवरी तक होगी। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की लीडरशिप वाली अवामी लीग ने बांग्लादेश के 12 फरवरी के आम चुनाव शेड्यूल को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और BNP प्रमुख खालिदा जिया की हालत गुरुवार रात अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें जीवन रक्षक वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा है। खालिदा जिया को सांस लेने में कठिनाई बढ़ गई थी। उनका ऑक्सीजन स्तर गिर रहा था और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधानोम ने कहा है कि वो अब भी उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका अगले महीने होने वाले अपने WHO से बाहर निकलने के फैसले पर पुनर्विचार करेगा। टेड्रोस ने कहा कि अमेरिका का बाहर जाना दुनिया के लिए नुकसानदायक होगा। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए देशों का एक मंच पर होना जरूरी है। अमेरिका ने गुरुवार को वेनेजुएला पर नए बैन लगाए। इसमें प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो की पत्नी के रिश्तेदारों के साथ साथ उनसे जुड़े 6 क्रूड ऑयल टैंकर और शिपिंग कंपनियों पर रोक लगाई गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन ने रूस के साथ अपनी लड़ाई खत्म करने के लिए यूएस को एक बदला हुआ 20 सूत्रीय पीस प्लान फ्रेमवर्क दिया है। इस दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूस के साथ इलाका छोड़ने का मुद्दा बातचीत में एक बड़ा अड़चन बना हुआ है। बुल्गारिया की सरकार ने लगभग 1 साल के शासन के बाद इस्तीफा दे दिया है। आर्थिक नीतियों और भ्रष्टाचार पर प्रभावी कार्रवाई न करने को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री रोसेन ज़ेलेज़्कोव ने अपने इस्तीफे की घोषणा उस समय की जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होने वाला था। कंबोडिया के साथ सीमा पर 1 सप्ताह से जारी झड़पों के बाद थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन ने संसद भंग कर दी है। अब थाईलैंड में जल्द ही आम चुनाव होंगे। म्यांमार के पश्चिमी राज्य राखाइन में सेना ने एक अस्पताल पर हवाई हमला कर दिया, जिसमें करीब 30 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमले से अस्पताल पूरी तरह तबाह हो गया और बचे हुए मरीजों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। यह हमला मराउक्यू टाउनशिप में हुआ, जो अराकन आर्मी के नियंत्रण वाले क्षेत्र में आता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के हार्वर्ड में गैस धमाके में 6 लोग घायल हो गए और कई प्रॉपर्टी पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई। कहा जा रहा है कि धमाका खराब अंडरग्राउंड गैस लाइन से हुआ। फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर फंसे हुए लोगों को मलबे से निकाला। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। नेपाल की अंतरिम सरकार मौजूदा संविधान में संशोधन की तैयारी में है। संशोधन को लेकर जेनजी प्रतिनिधियों और सरकार के बीच 10 सूत्रीय समझौता हुआ है।
समझौते के अनुसार एक उच्च स्तरीय संविधान संशोधन सिफारिश आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें संबंधित हितधारक, स्वतंत्र विशेषज्ञ और जेएनजी प्रतिनिधि शामिल होंगे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख फैज हमीद को 14 साल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने सजा सुनाई है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे T20 मैच को दक्षिण अफ्रीका ने 51 रन से जीत लिया। दक्षिण अफ्रीका की इस जीत के बाद 5 मैच की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक बार फिर से क्रिकेट मैच के आयोजन को मंजूरी मिल गई है। कर्नाटक सरकार ने स्टेडियम में मैच कराने को हरी झंडी दी। कर्नाटक कैबिनेट ने कुन्हा समिति की सिफारिशों के आधार पर खेलों को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी। स्टेडियम में तभी मैच होंगे जब कुन्हा रिपोर्ट में बताई गई सभी सुरक्षा शर्तें पूरी होंगी। न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हरा दिया है। जीत के साथ न्यूजीलैंड ने 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली है। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज से मिले 56 रन के लक्ष्य को 10 ओवर में 1 विकेट पर 57 रन बनाकर आसानी से हासिल कर लिया। मैच में शानदार गेंदबाजी करने वाले जैकब डफी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत और दुबई के बीच खेली जा रही 3 मैचों की बधिर T20 क्रिकेट सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने अपने नाम कर लिया है। भारतीय टीम ने दुबई में बधिर टीम में 89 रन से हराने में सफलता पाई। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 212 रन बनाए। जवाब में दुबई बधिर टीम भारतीय गेंदबाजों के सटीक गेंदबाजी के सामने महज 123 रन ही बना सकी। महिला हॉकी विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम के पास आखिरी मौका विश्व कप क्वालिफायर के रूप में सामने होगा, जिसकी मेजबानी हैदराबाद करेगा। महिला विश्व कप क्वालिफायर मुकाबला 2026 में 8 से 14 मार्च तक आयोजित होगा। फरवरी में भारत और श्रीलंका की सह मेजबानी में होने वाले आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। विश्व कप का आयोजन 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक किया जाएगा। टिकटों की शुरुआती कीमत मात्र 100 रुपए है। 20 लाख से अधिक टिकट बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी बेम्बेम देवी और आशालता देवी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने महिला एशियाई कप की सर्वकालिक ड्रीम 11 फुटबॉल टीम के लिए नामांकित किया है। और एक्सप्रेस